ये विदेश नीति का जो राहुल गांधी लगातार एक नैरेटिव बनाते दिख रहे हैं। एप्स्टीन जोड़ देते हैं, अडानी का केस जोड़ देते हैं। भाई विदेश नीति तो भारत सरकार तय करेगी ना, कब किससे बात करेंगे, कहां करेंगे, कितनी करेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। विदेश नीति जो है वो भारत सरकार तय करेगी, लेकिन अगर वो नीति गलत होगी तो ऑपोजिशन का ये कर्तव्य बनता है सरकार को आईना दिखाए कि आपकी नीति गलत है और इससे जो नुकसान हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा है, पूरे देश को हो रहा है। आज जो हाहाकार मच रहा है, पहले तो आपको ये बता दूं कि इस मोदी राज में ये कोई पहला हाहाकार नहीं है और पहली कमी नहीं है। हमने देखा है कि कैसे साफ हवा की वजह से बच्चों के फेफड़े तक खराब हो गए, फिर साफ हवा की कमी की वजह से, साफ पानी की कमी से हमने बच्चों को मरते हुए देखा है और ऑक्सीजन की कमी से तो परिवारों को हमने उजड़ते हुए देखा है। और आज देख लीजिए आप, ये गैस की कमी जो है ये एक नया संकट है जिससे देश में हाहाकार मच गया और युद्ध एक कारण है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि सरकार की खराब नीतियां उसमें बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो कल कह दिया, अनिल यादव, सरकार ने कल कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भाई ईरान के मुख्तलिफ जाकर खड़े हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बंद हो गया, उससे क्या बदल गया? हमने 70% नॉन हॉर्मुज से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या ये लोगों को मजा आ रहा है कि भाई वो जानबूझकर जाते हैं और एजेंसियों के सामने सुबह से लेकर गैस के सामने सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहे हैं? फिर क्या अस्पतालों को मजा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि पेशेंट्स को खाना नहीं दे पाएंगे? रेस्टोरेंट्स को मजा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ दिन बंद रखेंगे? अगर सब ठीक है, जब इंपोर्ट आ रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है? और देखिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी विदेश नीति खराब साबित हुई ना। ईरान कोई हमारा आज का दोस्त नहीं है। ईरान से अगर हमारी दुश्मनी थी तो चाहवार कोर्ट में क्यों उसका साथ ले रहे थे? 1990 में उसने हमारा साथ दिया है। ईरान से हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते हैं। सिर्फ मोदी जी के कहने से या भाजपा के कहने से थोड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। और आप देखिए ना कि चाइना और रशिया ने, ऐसा तो है नहीं कि भाई चाइना और रशिया जो है अमेरिका पे हमला करने पहुंच गए, लेकिन चाइना और रशिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है या नहीं? आप बताइए मुझे। जबकि हमारे ईरान से संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर हम अच्छी नीति के साथ काम करते तो शायद हमारे लिए भी रास्ता खुला होता। नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं 65 के 71 के वॉर में ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। ऐसे भी कई उदाहरण है कि जब 90 में पाकिस्तान के खिलाफ हमें सपोर्ट किया। तो ये तो डिप्लोमेटिक टाइज का ही तो काम है कि हमें देखना कि हमारे देश की जनता को वो कैसे फायदा, या हमें ये देखना। लेकिन अगर सरकार केपेबल है अनिल यादव, अगर सरकार अनिल केपेबल है कि भाई 28% पिछले 5 दिन में एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, नॉन हॉर्मुज से इंपोर्ट 55% से 70% कर दिया, अमेरिका से, नॉर्वे से, कनाडा से। अभी आपने दिक्कत क्या है ईरान के मुख्तलिफ जाकर खड़ा होने में? अच्छा, अभी आपने खुद बताया कि कनाडा से जो तेल आएगा उसको लगभग 1 महीने से 45 दिन लगेंगे। यदि यहाँ पर कमी हो गई, किसी के घर में सिलेंडर नहीं है, तो 35 दिन वो कनाडा के उस तेल का इंतजार करेगा? ये बताइए ना। और दूसरी ये बात ये है कि जब ये युद्ध के आसार बन रहे थे तो चाइना, आप चाइना को देखिए ना, चाइना की जो खपत है वो हमसे 2.5 गुना है लगभग। चाइना ने पहले से तैयारी कर रखी थी और उसके पास जो ऑयल रिजर्व है महिमा जी हमसे 600% ज्यादा है। तो इसको कहते हैं कि आप कैसे पहले युद्ध की तैयारी कर लेना। मोदी जी क्या करते हैं? देशों में जाते हैं, हा करते हैं, गले मिलते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नेतन्याहू, माय फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन। इस तरीके से नहीं चलता। आज जवाब ये देना पड़ेगा कि ये जनता क्यों दुखी है। आप भी तो चाइना की तरह तैयारी कर सकते थे। उनके पास 100 दिन का भी ईंधन बचा हुआ है। आप बताइए ना, हमारी स्थिति अभी इतने में ही हमारी सड़कों पर लाइनें लग गई है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी को। और देखिए समस्या यह है कि आपकी विदेश नीति सिर्फ आपकी नहीं है, देश की नीति है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछलग्गू आप बन सकते हैं, लेकिन ये देश नहीं बनेगा और इसका नुकसान जो है वो देश उठा रहा है। मतलब सरकार जो कह रही है, डोनाल्ड एक सेकंड नहीं लगता भाई, सरकार कह रही है कि 100% सप्लाई है क्रूड ऑयल के सप्लाई में हम वेरी मच सिक्योर, ये सरकार कहते दिखाई दे रही है। ये तो सरकार वही है जो कोविड के टाइम पे कह रही थी कि ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, लोगों की लाशें तैरती हुई यमुना में दिखाई दी, गंगा में दिखाई दी, लेकिन ये सरकार कह रही थी लोग मर ही नहीं रहे हैं। तो ये तो वो सरकार है कि ना तो अपनी गलतियों को ये मानेगी ना जानेगी, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक उस पर काम कैसे करेंगे? इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये एक तो गलती करता है और ऊपर से उस पर शोर मचाता है कि कोई गलती हुई ही नहीं। ना एक सेकंड अनिल भाई, ईरान और इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, हमको क्या मतलब है जब हमारा उसमें हम मुब्तला ही नहीं है, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम क्यों युद्ध में जाकर किसी एक पक्ष की तरफ जाकर खड़े हो जाए? नहीं, हमने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप एक पक्ष की तरफ। भारत तो भारत हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है। और आप, लेकिन गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आप सही बात कहेंगे, आप किसी के साथ नहीं रहेंगे। हमने अब से पहले क्या, मनमोहन सिंह जी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के अंदर कहा कि भाई आपने इराक हमला किया वो गलत है। हमने तो, रशिया हमारा पुराना दोस्त हो, हमेशा से दोस्त रहा है, उसने अफगानिस्तान पे इन्वेजन
साइन किया, हमने तो उसकी भी निंदा की थी। तो भारत की छवि दुनिया में ये थी कि भारत ऐसा देश है जो गलत को गलत और सही को सही कहता है। अब पहली बार मोदी जी ने ऐसी नीति ले आया है कि अगर ट्रंप सामने खड़ा होगा तो भारत चुप हो जाएगा, मोदी जी चुप हो जाएंगे। इजराइल में जहां हमला करने से ठीक 2 दिन पहले मोदी जी घूम के आते हैं वहां पर, तो क्या तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ताकि भाई हमारे देश की छवि पे इंपैक्ट पड़ेगा। यदि आपकी इतनी अच्छी मित्रता है तो या फिर आप सिर्फ एक मेडल पहन के चले आए, इस देश का क्या, हमें क्या मिला उस मेडल से? क्या इस देश का गरीब आदमी जो परेशान है गैस सिलेंडर के लिए, या आम आदमी जो परेशान है, उस मेडल से उस आम आदमी का पेट भर जाएगा? नहीं ना। लेकिन क्योंकि इस तरफ ऑप्टिक्स का खेल बना रखा है इस सरकार ने, यही इनकी विदेश नीति है, ऑप्टिक्स का खेल। ये तो देखिए दुनिया देख रही है इस बात को। अगर कुछ ग्राउंड लेवल पे होता तो इंपैक्ट दिखता ना। आपने बताया, आज तो सुनने में आया कि पंजाब में किसी की खड़े लाइन में खड़े उसकी हार्ट अटैक से मौत भी हुई है। अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो क्या जाएगा देश में, बताइए ना। मंदिरों में कहा जा रहा है कि भाई रसोई नहीं चलेगी, और ये सब कुछ इसलिए, और ये आप जोड़ रहे हैं ईरान से, ये जोड़ रहे हैं आप विदेश नीति से, ये जोड़ रहे हैं आप ट्रंप के सामने सरेंडर से, कि भाई अगर ईरान के मुख्तलिफ जाकर नहीं खड़े होते तो ये संकट नहीं पैदा होता। तो क्या मोदी जी को मजा आ रहा है इस देश को परेशान करने में? कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रहस्य तो है जो ये देश नहीं जानता है। आखिर क्यों, ये बताइए ना कि ट्रंप हमें क्यों बताएगा, अमेरिका हमें क्यों बताएगा कि हम रशिया से 1 महीने का तेल खरीद सकते हैं या नहीं? ट्रंप के कहने के बाद जो हम 2 मिलियन बैरल जो प्रतिदिन तेल खरीदते थे वो लगातार कम करते चले गए, और ट्रंप परमिशन देगा? क्या ये ट्रंप हमारा कोई बॉस है? आज ये कहता है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, बस 10 सेकंड, ये कहता है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इंदिरा गांधी जी जब 10वां 12वां नंबर पे भारत होता था तब कहा था कि 7वां बेड़ा हो या 70वां बेड़ा, लेकिन भारत किसी की सुनता नहीं। आप हमारे दोस्त है तो हमें सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं दे। अच्छा ठीक है, मनमोहन सिंह जी बात कहेंगे आगे कि आपने इराक पे गलत हमला किया। ठीक है, रोहन 40 करोड़ का देश, चौथी सबसे, ठीक है ओके अनिल यादव, ओके रोहन 140 करोड़ का देश है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और लोग हमारे लाइनों में लगे हुए हैं, सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। 1800 रुपए का सिलेंडर 4500 रुपए में मिल रहा है, 918 का सिलेंडर मिल रहा है 2500 रुपए में। ये दरअसल हम तस्वीर देखने पर विवश हुए क्यों हैं? गरिमा जी, पहली बात तो बड़े दुख की बात है कि आज जब भी आप पूरा ट्रेंड देखिए कि जब भी देश के ऊपर कभी कोई संकट आता है तो विपक्ष वही जो गिद्ध मानसिकता है, वल्चर पॉलिटिक्स करने में लग जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से लेके देखिए हमने उसको किस प्रकार से, उसको हमारे सैन्य ने किस प्रकार से उसको हैंडल किया। वहां पे भी ये लोग जो पाकिस्तान के मीडिया पे जाके हीरो बनते थे, उसके बाद से अमेरिका यूएस ट्रेड डील की बात हमने जिस तरीके से हैंडल किया, तब भी इनको जो है देश के खिलाफ बात कर, एआई समिट होती है तब भी देश के खिलाफ खड़े, देश का कुछ अच्छा हो रहा है तब अपना वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये क्या मानसिकता है गरिमा जी? आज ये संकट है, ये वैश्विक संकट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा कि नहीं, हमने जो है इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया क्या रोहन, क्योंकि हम अमेरिका के हमले, ईरान पर अमेरिका के हमले पर हम बोल ही नहीं पाए कि भाई एक संप्रभु देश में क्यों घुस गए। आपने स्टेटमेंट नहीं देखा, आपने पहले स्टेटमेंट ही नहीं देखा। देश पहली बार जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन कहा कि हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडितता को कभी भी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हम नहीं चलाएंगे। भारत का स्टेटमेंट आप देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? हमने नहीं बोला, मेरी जानकारी में नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, आप तो रिसर्च देखी नहीं है ना मैडम। मैं आपको लगता है मैं ऐसे ही कुछ बात करूंगा। देखिए मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अभी स्टेटमेंट पढ़ के सुना। भाई अमेरिका ने जिस तरह से घुसकर ईरान के भीतर हमला किया, एक सॉवरेन नेशन में टॉप लीडरशिप को मार दिया, हत्या को अंजाम दे दिया, क्या हमने उसकी मजम्मत की? ये तरीका नहीं है ना। आप अभी जो आप अनिल जी जब बोल रहे थे, मैं आपसे कभी भी अच्छी तरह से सप्रेम डिबेट करता हूँ, मेरी बात आप सुनेंगी। आपकी स्माइल मुझे अच्छी लगती है, मैं भी चाहूंगा कि मैं भी स्माइल करूं। हमारे में भी थोड़ी कृपा बरसाइए, ऐसा मत करिए शाम को 7 बजे अच्छी तरह से डिबेट हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप प्लीज स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं आपको चाहिए होगा तो उसमें 2 सेंटेंस मैं आपको बता के आप सुन लीजिए ना। मैं अभी डाउनलोड करूंगा, मुझे 2 मिनट का समय देंगे। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडितता पे भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये डे 1 पे हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें देश की मैं आधिकारिक रूप पे आपको बोल रहा हूँ। ये क्या भारत ने अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई के हत्याकांड पर, वहां के 40 टॉप कमांडर्स के हत्याकांड पर हमने कोई शोक संदेश जारी किया क्या पब्लिक डोमेन में? हमारे यहाँ के जो ईरान के जो एम्बेसडर हैं, हमारे मंत्री जी, उनको मिल के आए। उसी दिन आपके रॉबे में डिबेट कर रहा था, आपने वो तस्वीरें दिखाई थी जयशंकर जी, और आपने कहा भी कही कि नहीं हो गया। ये मैंने नहीं कहा, आपने ही कहा था उस दिन, मैं आपके वहां डिबेट पे था। चीज कहूंगा, दोहरा दीजिए ना इसको एक बार। आज जो उनके एम्बेसडर है हम जयशंकर जी, और मिल के आए उनको उसी दिन विक्रम मिश्री जी, और आपके चैनल पे हमने पब्लिकली कोई संदेश जाहिर किया क्या? अरे आप क्या हमने कहा कि अमेरिका इजराइल ने ईरान में घुसकर गलती की, सब नेशन में नहीं घुस सकते? वो विजुअल दिखाए हैं गरिमा जी, थोड़ा सा फैक्ट देखिए। आपकी चैनल पे मैं बैठा था, विजुअल दिखाए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा गरिमा जी, आज युद्ध का 14वां दिन है, राइट? आज भारत ही एकमात्र राज्य है। थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए ना इस पर, थोड़ी सी इस फैक्ट को थोड़ा सा दिया है। आज हम
जो उनके एम्बेसडर हैं उनको मिलकर मंत्री जी ने जाके शोक संदेश देता है, मिल के आए। आपके चैनल पे ही वो चीज हुई है, आपको चाहिए तो वीडियो दिखा दूंगा अभी 5 मिनट के बाद में। और आपके चैनल पे उस दिन में था क्या? आपके चैनल से मिला है पब्लिक डोमेन में कोई संदेश, कोई पब्लिक डोमेन में आपके कोई सामने मैसेज आया क्या? वीडियो दिखा देता हूं, अब सुन लीजिए गरिमा जी, मैं दिखा दूंगा अभी आपको 2 मिनट में, स्टेटमेंट भी पढ़ दूंगा और वीडियो भी सुना दूंगा। और एक चीज, 14वां दिन है युद्ध का। भारत एकमात्र देश है जहां पे पेट्रोल के दर नहीं बढ़े। यूएस में 14% से इंक्रीज हुए, चीन की जो बात करें वहां पे 10% से इंक्रीज हुआ, ऑस्ट्रेलिया में 15% इंक्रीज हुए, श्रीलंका में 15% इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान में 20% इंक्रीज। क्यों? क्योंकि भारत के पास 74 दिन का स्टॉक है। दूसरी चीज, हम मिट्टी के तेल पर आ गए रोहन गुप्ता, हमें राज्यों को मिट्टी का तेल देना पड़ गया। भाई गैस का तेल आपके सवाल का जवाब इसी पॉइंट पर अगर मैं आती हूँ, आपका रुकिए नया ना। सवाल आए, आप ही के भारत सरकार के अधिकारी रोहन गुप्ता, मैं आ रहा हूँ, उसको जवाब दे रहा हूँ। सवाल लेते सुन जाइए लीजिए, ना। आप सुन लीजिए ना। अगर पेट्रोल डीजल चेंज करिए ना, क्रूड चैनल ऑयल के की प्राइम टाइम पे 2-2 एलपीजी मिनट में की गोल्ड कोई को चेंज दिक्कत नहीं करेंगी है तो आपकी प्रतिष्ठा पे अगर असर होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। किलोलीटर ये आप बहन कैरोसिन के तेल जैसी क्यों है, देना पड़ मैं गया? आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सब जो सुन ही नहीं रहे, मैं आपको सारे जवाब दे रहा हूँ, जितने आपने बोला सबके जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए प्लीज। आपने कहा कि 45 दिन में आएगा, 7 दिन, 74 दिन का हमारे पास बफर स्टॉक है। 70% ऑयल नॉन हॉर्मुज रूट से डाइवर्ट हो गया, 50% रशियन ऑयल हम इंपोर्ट हो गए जो मेडिटेरियन सी से लेके सुएज कैनाल से हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है। तो हर रोज सरकार वो स्टेप ले रही है कि जिससे जो भी प्रॉब्लम है थोड़ी देर पहले सुनिए। दरअसल आपका ये जो धारा प्रवाह है ना, ये धारा प्रवाह जो आपका बोलना है, ये डिबेट में थोड़ा मुश्किल है रोहन। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ये स्पीच तो है नहीं, ये भाषण तो है नहीं। मैं स्पीच नहीं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए, 1 सेकंड सवाल सुनिए। कल हरदीप पुरी ने कहा कि हमने नॉन हॉर्मूज रूट से 70% बढ़ा दिया इंपोर्ट 55% की जगह। तो वो जो नॉन हॉर्मूज रूट से, जहां पे यूएस कह रहे हैं, कनाडा कह रहे हैं, स्पेन कह रहे हैं, नॉर्वे कह रहे हैं, वहां से तो आएगा 45 दिन में। युद्ध शुरू हुए 14 दिन। तो सुन लीजिए बात को, हमारे पास 74 डेज का बफर स्टॉक है। ओके, अब जब आप बोल रहे हैं 45 दिन से आएगा, रशियन ऑयल जो हमारा कल लास्ट मंथ जब आपके वहां डिबेट की थी 20% था, हम 51% पे अचीव हो गए। वो मेडिटेरियन सी से आता है। भाई 74 दिन का स्टॉक तो 74 दिन का स्टॉक तो पेट्रोलियम का है ना। बीच में आप बोल रही हैं, मैं आपको जवाब बोल रहा हूँ, आप बीच में दे रही अरे हैं। आप ही के जवाब से 74 डेज का बफर आप ही के जवाब से सवाल है। अभी फिर रुकिए, कम नहीं होगा, फिर रुकिए 1 सेकंड। आप दरअसल थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं रोहन गुप्ता। 74-75 दिन का स्टॉक जो रोहन गुप्ता मुझे बता रहे हैं वो तो क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का है ना। एम आई उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, हम तो एलपीजी की बात करना है जो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है हमारे दोनों पास। चीज की गरिमा जी, आप अभी भी नहीं, यही तो आपकी आपत्ति, आप सुन ही नहीं रही है बात को। हमने 51% ऑयल रशिया का जो है, हमने इस बार हमारा 51% ऑयल हो गया, राइट। अभी सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की, अभी आईएनबी की मिनिस्ट्री के सेंथिल राजन का अभी स्टेटमेंट आया है कि जितने भी जो रेसिडेंशियल जितने भी क्लाइंट है, आप ऑफिशियल वे से उसको अप्लाई करिए, आप लाइन मत लगाइए। हम गारंटी देते हैं कि 100% लोगों को आपूर्ति होगी। अब आगे कमर्शियल की बात, कमर्शियल में बायोफ्यूल्स को भी कह देने से भाई रोहन गुप्ता ने कह दिया 100% आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। तो ये सड़कों पर रेखा गुप्ता को आज ही चिट्ठी लिखी गुरुद्वारा, दिल्ली के गुरुद्वारा ने, सुन लीजिए कि ना लंगर बनेगा ना प्रसाद बनेगा। अब अच्छा रुकिए अभी 1 सेकंड रोहन गुप्ता। रविंद्र पहले तो इस चीज पर थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए ना। रुकिए रोहन गुप्ता, रविंद्र इस चीज पर क्लैरिटी दे दीजिए। क्या भारत ने ईरान में संप्रभु राष्ट्र में घुसकर अमेरिका के हमले की निंदा की है? क्या हमने, हो सकता है मुझसे छूट गया हो। आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। रोहन 1 सेकंड, रविंद्र सिंह शौरान आवाज अपनी पहले अनम्यूट कीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नाउ ऑडिबल। गरिमा जी नमस्कार। भारत का पहला स्टेटमेंट आया है 28 तारीख को, ठीक है जी। 28 तारीख को पहला स्टेटमेंट आया है भारत का, और उसमें ये कहा गया है, मेरे सामने स्टेटमेंट है, इंडिया इज डीपली कंसर्न एट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ईरान एंड गल्फ रीजन। एक दूसरा पॉइंट है, वी अर्ज ऑल साइड्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, ऑल द साइड, अवॉइड एस्केलेशन, प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ सिविलियन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी परस्यूड टू डी-एस्केलेट टेंशंस एंड एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। सो ये जो रोहन जी कह रहे हैं, इसमें ईरान का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि तब तक ईरान ने भी कई मुल्कों पर हमला कर दिया था जो उनके बेसिस थे अमेरिका के। इसमें लिखा है सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इसमें ईरान का कोई जिक्र नहीं है, स्पेसिफिक ईरान के लिए कहा गया हो ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि ईरान ने भी तब तक दुबई समेत कई दूसरे जहां पर अमेरिकी बेस है वहां पर हमला कर दिया था। तो हमने ईरान जो रिटेलिएशन, 1 सेकंड रविंद्र, ईरान ने जो रिटेलिएट किया था यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को, उस पर तो हमने दुख जाहिर किया था। यही है, इसके अंदर यही बात है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। इसमें ईरान पर स्पेसिफिक कोई टारगेट किया गया है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है गरिमा जी। और रोहन जी जो बात कह रहे हैं वो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने ईरान के
बारे में कहा। भारत ने सारे मुल्कों के अलग अलग जो गल्फ रीजन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ बात की है। और 13 दिन बीतने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बात की है। और ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी जो बात की है उसका मजमून जो आज हम लोगों को रणधीर जायसवाल ने बताया है, उसमें स्ट्रेट ऑफ होमरूज से हमारा सामान आएगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। नहीं तो इसका कहीं कोई दरअसल जिक्र ईरान नहीं है। में क्या ये इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई देश के प्रधानमंत्री ने कल बातचीत की ईरान के राष्ट्रपति से, ना तो हमने इस बात पर दुख जाहिर किया कि भाई आपके टॉप लीडरशिप को निपटा दिया गया, हत्या कर दी गई, हमने उस पर नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाई, संप्रभु राष्ट्र में घुस गया। तो ईरान भी हमें रियायत देता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर रियायत देता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है। अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया है। ईरान ने जिस देश को वहां से निकलने के लिए परमिशन दिया, उसके लिए ईरान ने आधिकारिक जानकारी दी है। उन्होंने रशिया के बारे में जानकारी दी, उन्होंने चीन की जानकारी दी, उन्होंने बांग्लादेश की जानकारी दी। अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मिस इंफॉर्मेशन कई जगह से स्प्रेड की जा रही है। और उसी मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हुए हमको आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी दिखे, जबकि हमारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रणधीर जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सीमित शब्दों में कहा और इस बात को कोई उन्होंने तवक्को नहीं दी कि ऐसा कोई परमिशन दिया गया है। आज दोबारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी रणधीर जायसवाल ने यही कहा कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, लेकिन इस मामले में उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं कहा कि हमारी कोई बात। धर्मेंद्र प्रधान ने कल गलत जानकारी के चलते वो ट्वीट कर दिया था, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन दरअसल शाम होते होते मेरी समझ में आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान खोलने वाला है नहीं, और भारत के लिए तो कम से कम खोलने वाला नहीं है। क्या ईरान इस उम्मीद में बैठा हुआ है, और क्या ये हमारे लिए भी एक ऐसा पल है जिसपे हमें तय करना है कि भाई हमें ना तो हम कहेंगे उनके सुप्रीम लीडर की हत्या पर 2 शब्द, ना हम उनके संप्रभु धरती पर अमेरिका के इन्वेजन की निंदा करेंगे, तो वो भी हमारे लिए तेल का रास्ता नहीं खोलेंगे। हमारे लोग अटके हुए हैं वहां, तकरीबन 1000 लोग। अब तो ये बात तो क्लियर होती दिख ही रही है ना कि भारत ने कम से कम इस विषय पर तो स्टैंड ले लिया है। और जो भारत के मिस्री साहब जब वहां पर ईरान एम्बेसी में साइन करने के लिए गए थे विदेश सचिव, उन्होंने भी डिमाइस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने असैसिनेशन नहीं लिखा, उन्होंने मर्डर नहीं लिखा, उन्होंने डिमाइस शब्द का प्रयोग किया। कि सामान्य डिमाइस का तो मतलब सब जानते ही है क्या है। अगर वहां पर भी हमारी तरफ से रविंद्र, ये हमारी विदेश नीति में इतना कमाल का ये टर्न क्यों है? वो भी तब जब हमें अब इसके विक्टिम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई हमारे इंपोर्ट का 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, गैस का LNG का तो लगभग 85% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ये तो गरिमा जी देखिए, टर्न तो हमारा कुछ दिन से पहली बार नहीं है। हमारा 25 तारीख से जब से प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, एक तो वो सबसे लेटेस्ट माइलस्टोन है हमारे टर्न का, लेकिन उसके पहले 2 बार हम लोगों को यह भी देखना पड़ा कि ट्रंप ने हम लोगों को बताया, पूरे विश्व को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है। दूसरा, डील के बारे में ट्रंप ने पूरे देश को, विश्व को बताया कि डील हो गई है। अब ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या दिखाती हैं कि भाई हमारी नीति में तो भारी बदलाव दिख रहा है साफ साफ। और ये उन्होंने क्यों ट्वीट किया, क्यों विश्व को जानकारी दी, यही तो सरकार के बताने की जिम्मेदारी है ना। सरकार वो नहीं बता रही है और उसकी वजह से इन मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, उसी की वजह से आज एक कतारें लगी हुई है। हो सकता है हमारे पास तेल की भी कमी ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भारत सरकार के अधिकारी कह रहे हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री के, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, सूचना प्रसारण मंत्रालय के, कि वहां तो लोग फंसे हुए हैं हमारे। तो एक सेकंड, एके वाजपेयी भाई, ये सारा जो सिनेरियो है ये इसलिए पैदा हो गया कि लोग हमारे वहां बंधक बने हुए हैं, तकरीबन 1000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं वहां, 10,000 लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, 1 करोड़ लोग, कि हम ईरान पर एब्सोल्यूट 180 के टर्न पर घूम गए। पहले तो एक बात क्लियर कर लेते हैं, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है क्या? आंसर इज नो। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ना हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ना ईरान के साथ। और कोई ऐसी ईरान ने अपने बचाव में, अपने रिटेलिएशन में यूएई पर जो हमला किया उसकी हम निंदा की है। कोई हमने नाम नहीं लिया। उसमें भी गोलमोल स्टेटमेंट है, 28 फरवरी की जो स्टेटमेंट जिसका जिक्र ये साहब कर रहे हैं, उसमें गोलमोल है। क्या है उसमें? मैक्सिमम रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। ये 4 बातें हमने कही, हमने किसी का नाम तो नहीं लिया। देखिए इस वक्त तो एक सेकंड नाम लेने की जरूरत है। के वाजपेयी भाई इराक पर हमला किया था अमेरिका ने 2003 में, हमारी संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ था। हम आज की बात कर रहे हैं, आज का जो आज मैं भारत की विदेश नीति की बात कर रही हूँ। मैं समझ गया। हम आज के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, जब वर्क ऑर्डर चेंज होने की कगार पे है, तो ये सर्वथा उचित नहीं होगा कि आप किसी पक्ष के साथ खड़े हो जाए। वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है। क्या होने वाला है, क्या कल को किधर खड़े होना है, किधर खड़े नहीं होना है, इस स्थिति में सरकार है। और तो फिर बात करनी पड़ी ना 13वें दिन ईरान
ईरान के राष्ट्रपति से? क्यों नहीं करेंगे? देश पहले है, देश की चिंता, अगर देश की जनता को परेशानी होगी हाँ। तो हम सबसे बात करेंगे। 13 दिन क्यों लगा दिए? फिर भी बीजेपी तो ये कहते घूम रही थी, बीजेपी के सारे प्रवक्ता कि ईरान तो हमारा दुश्मन मुल्क है। इसमें सिचुएशन डे बाय डे नहीं, चेंज हो रही है। वाजपेयी बीजेपी यही कह रही थी ना कि ईरान हमारा दुश्मन मुल्क है। 65 में 71 में पाकिस्तान के साथ कब कहा? खड़ा हुआ सरकार का दिखा- कहाँ सारे स्टैंड है? प्रवक्ता बीजेपी के कहते प्रवक्ता हुए को दिखाई छोड़िए दे रहे प्लीज, थे। प्रवक्ताओं पे ना जाइए। सरकार का कोई स्टेटमेंट है कि ईरान हमारा दुश्मन देश है? मतलब ये प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता जो चैनल्स में डिबेट में जाते हैं, इनको छोड़ दो। कहाँ से स्टेटमेंट आ गई? सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है, पार्टी अलग है, प्रवक्ता अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्टेटमेंट निशिकांत दिखा दुबे का बयान है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कि वो तो ईरान तो हमारे भाई विरोध में खड़ा हुआ अरे था। भैया, अभी तो स्थिति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, ना किसी इंडिविजुअल की होती है, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। कौन क्या कह रहा है उससे कोई सरोकार। ये स्थिति भयावह है, स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। अब आपको देखना ये कि इस वक्त सरकार के अच्छा, और भयावह हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जिस हिसाब से चल रहा है, हाँ। या कल को खत्म भी हो सकती है। अगर ट्रम्प चाहे तो कल को खत्म भी हो सकती है। तो वो नहीं है, सरकार के पास संपूर्ण सूचनाएं हैं। हमारे लिए तो इजी रूट हो जाता अगर हम ईरान के संप्रभु धरती पर, भाई एक देश संप्रभु है, सॉवरन नेशन है, एक हाँ, आप तो मुझसे सब हमने कहा है, सॉवरेंटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कहा है हमने। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई कि नहीं उड़ाई ट्रम्प ने? भाई वक्त आने पे वो भी कहा जाएगा। हाँ। देखिए, क्राइम वॉर होती है, उसमें वॉर क्राइम जो है उसमें क्या पोजीशन है, हत्या हुई नहीं हुई, असैसिनेशन हुआ नहीं हुआ, इन चीजों का वक्त है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी क्या है कि 1 करोड़ लोग जो मिडिल ईस्ट में फंसे उनको कैसे लाया जाए। हमारी दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि और गैस ये की देश की व्यवस्था का भट्टा ना बैठे, ये भी प्रायोरिटी है। हाँ, क्यों नहीं है? ये सारी प्रायोरिटी और है, इसके लिए फ्यूल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लिए गैस जरूरी है। इसीलिए ऑल्टरनेट कर रही है सरकार। इसीलिए गैस जरूरी है, alternate- सर। गैस में भी 2 डिस्टिंग्विश करिए प्लीज। हाँ। एलपीजी और पीएनजी। पीएनजी की कहीं कोई शॉर्टेज ना है ना होगी, ये सरकार बाकायदा सबको अश्योर कर रही है। अब एलपीजी पे आ जाओ। एलपीजी में पुरी साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी है कि भाई कोई चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एलपीजी 2। तो अगर सरकार का ए.के. वाजपेयी भाई हरदीप पुरी कह दें और हरदीप पुरी का आप एक बयान काम से करो 4 ना। सवाल उठ जाएं। आप एक काम करो, आप एक काम करो। आप एक काम सुनिए, करिए। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि 100% डोमेस्टिक सप्लाई इंश्योर करेंगे, बल्कि कर कहाँ रहे कह रहे हैं? बल्कि पार्लियामेंट में कह रहे हैं। पार्लियामेंट में तो कह रहे ऐसे हैं कह ना। देंगे पार्लियामेंट में। अरे सुन तो लीजिए, डाटाज होंगे, रिकॉर्ड और होंगे। दूसरी तरफ उसी दिन शाम को भारत सरकार के अधिकारी कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल बढ़ाते दे ऑल्टरनेट हाँ। कल को स्थिति बढ़ेगी, उसके ऑल्टरनेट अभी से शुरू कर दिए सरकार ने। यही तो सरकार की मुस्तैदी है। सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और देश की जनता को बार बार तो अश्योर हम कर रही अपनी, है। अगर इतने चिंतित थे हम, तो अपनी ये निर्भरता गल्फ कंट्रीज पर, खाड़ी देशों पर कम क्यों नहीं कर पाए? कितना एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं और स्टोर कितना कर सकते हैं? अगर के क्या मतलब, सरकार का फर्ज है और वो फर्ज निभा रही है। सरकार ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रही है, हाँ। स्थिति का आकलन सही तरीके से कर रही है। 24/7 कोऑर्डिनेशन चल रहा है मिनिस्ट्रीज का आपस में। प्राइम मिनिस्टर ईरान के उससे बात की है उन्होंने, विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी। हम सरकार को ऐसे क्यों समझ रहे हो? वाजपेयी, पवन एक सेकेंड, ये अब नौबत दरअसल 13वें दिन हम बात करने पर मजबूर हुए ईरान से। 13 दिन लगा दिए हमने। तो दरअसल ये संकट, ये दिक्कतें, ये तस्वीर थोड़ी सी आसान भारत के लिए हो सकती थी क्या, अगर हम थोड़ा ये नॉन अलाइनमेंट की तरफ उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते? तो भाई हम ईरान को बिल्कुल ऐसे अलूफ नहीं छोड़ देते। आप ये सवाल मुझसे कर रही हैं, पवन। मुझे लगता है कि मैं अप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूं इसके लिए। ये डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी का फील्ड है। गरिमा, आप जानते हैं, डिप्लोमेसी, आप जानते हैं मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। मेरे 2 बातें सुनिएगा। नंबर 1, सोर्स से एलपीजी आपके दरवाजे के चौखट तक आने में 24 to 28 डेज का टाइम लगता है। तो अगर सोर्स से प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम अभी 28 दिन के बाद, लड़ाई के 28 दिन बाद आनी चाहिए थी कायदे से। इसको सुनिएगा ध्यान से, बहुत टेक्निकल है। और वो कितने दिन लड़ाई को हुए? प्रॉब्लम चल रहा है 4 दिन से। जब लड़ाई को हुए थे 10 दिन, 4 दिन उससे ज्यादा से चल रहे हैं, पर 4 दिन तो लड़ाई के 10 दिन के बाद ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रीएम्प्ट नहीं किया था आपने। क्या ये जमाखोरी है? उसको चेक करिए। क्या ये मुनाफाखोरी है? उसको चेक करिए। क्या कंपनी ने होर्डिंग किया हुआ है किसी और वजह से? सरकार ने उसको एक अनसेड, अनरिटन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि चलो अभी को इसको थोड़ा दबा के रखिए, बाद में ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेंगे। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सबसे पहले एलपीजी पे जो ध्यान देने का एक्चुअली क्या है ना, हमें है पेट में दर्द और हम बुखार की दवाई खाएंगे, नहीं ठीक होगा। पहले तो इफ वंस यू नो द प्रॉब्लम, योर हाफ वर्क इज डन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रियलाइज करनी चाहिए, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग सरकार में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और जब ऑनेस्टी रखिएगा तब वो एलपीजी में प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। दूसरा, जो एक शब्द है गरिमा, जिसको नॉन हॉर्मुज रूट बोलते हैं, बिल्कुल शब्दों में मत जाइए, बिल्कुल छलावा है। अभी भी हॉर्मुज से 40% तो हो ही रहा था ना, 45%। चलिए टू बी प्रिसाइज 40-45%।
50%। 45। हाँ ठीक है। तो उसके बाकी जो तो उसी रूट से आ रहा था ना। दो रूट है आपके पास, एक रेड सी का रूट है और एक रूट जो है जो आजकल नया शुरू हुआ है उधर व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई का रूट, जो उसमें भी दिन लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप शब्दों की चाशनी में लपेटते हैं कि नॉन हॉर्मुज रूट से, किसको बोल रहे हैं, किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं उसकी बजाय आप ये कहिए भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम 90% जब प्रोक्योर करते हैं बाहर से, तो इस देश में कल को कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार थोड़ी है। लेकिन सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो चीज पे आप आयात पे निर्भर रहिएगा, उस चीज में दिक्कत है तो उसको रिकॉग्नाइज करिए, रियलाइज करिए और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालिए, उसको जब हम रिजॉल्व। कह रहे हैं पवन में एक सेकंड, जब हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना आता था उससे ज्यादा हमने नॉन हॉर्मुज से मंगा लिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही हमारे टोटल एलएनजी जो कंजम्पशन है उसका 55 टन वहां से आ रहा था। ठीक है। तो दरअसल ये हो कैसे गया, या सिर्फ ये लफाजी और ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जब आपके पास एक प्रोक्योरमेंट में टाइम लगता है ना, किसी से भी जो सुन रहे हैं उनसे भी, मैं ये कह रहा हूं कि एक टाइम लाइन है उसका ना, कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम अभी 10 दिन से हुआ और यहाँ एलपीजी की दिक्कत हो जाएगी। तो बीच में जो 4 स्टेज है उसके, आप वहां पे लोड करिएगा जहाज में, फिर यहाँ उतारिएगा, फिर उसके बाद वो बॉटलिंग प्लांट में आएगा, फिर उसके बाद वो आपके दरवाजे की चौखट तक आएगा। राइट। इसमें लगता है 25 दिन से ज्यादा, 25 दिन से ज्यादा लगता है, मैं तो कम करके बता रहा हूँ। और ये तो दरअसल 25 दिन और ये 10 दिन खाड़ी देशों बता रहे हैं, जहां से खाड़ी देशों से और ये 10 दिन की लड़ाई में ये हो गया। तो क्या हमने प्रीएम्प्ट नहीं किया था, या फिर ये सोर्स से नहीं? एंड की प्रॉब्लम। एक सेकंड पवन जी, इसमें एक और सवाल ये है, जो कल हमें भरोसा दिया गया कि नॉन स्ट्रेट हॉर्मुज से हमने आपूर्ति सुनिश्चित कर ली, उसमें तो लगने वाला है 45 दिन का वक्त। भाई ये अभी 14 दिन हुए लड़ाई को, कैसे ये आपूर्ति सुनिश्चित हो गई? देश को बताया जाएगा क्या? नहीं हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी। बोल भाई क्या कह रहे हैं? AK वाजपेयी कह रहे हैं संसद में बयान दिया, गलत बयान थोड़ी दे देंगे हरदीप सिंह पुरी। देखिए पुरी साहब के बयान पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं ऑयल को जानता हूं, मैं ऑयल कैसे ट्रेवल करता है उसको पढ़ता हूं, जानता हूं कि मतलब वहां गया नहीं हूं पर जानता हूं, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हूं तो इतनी जानकारी मुझे रखनी पड़ती है। ऑयल कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, पुरी साहब पार्लियामेंट में जो भी बोलते हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जाऊंगा टेक्निकलिटीज में, कितनी देर में पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, अभी उसका परसेंटेज क्या है, और जब भी सोर्स प्रॉब्लम हुआ है तो सोर्स से प्रॉब्लम होने का जो माल अब से लड़ाई से पहले भी चला होगा वो अभी नहीं पहुंचा होगा हमारे यहाँ, तो नहीं पहुंचा होगा। तो ये दिक्कत जो पैदा हुई वो तो पहले का आया हुआ है, तो अब तक तो उसको इसमें 10 दिन से ज्यादा लगना चाहिए ना। 10 दिन की लड़ाई में कैसे प्रॉब्लम हुई? इसके आगे की तस्वीर पवन भाई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो क्लोज है, एटलीस्ट फॉर इंडिया तो क्लोज है, जहां से हम 85% मंगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने दूसरे सोर्सेज ढूंढ लिए, वहां से आने में लगेगा 45 से 50 दिन का वक्त। तो दरअसल इस बीच ये स्थितियां जो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल है, सब चंगा सी, ये तो दरअसल हम गुमराह कर रहे हैं ना देश को। देखिए मैं वाजपेयी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रॉब्लम गहरा सकता है, इसको किसको ब्लेम करिएगा ये देश डिसाइड करेगा कि ये प्रॉब्लम गहरा सकता है, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छा होता कि ट्रांसपेरेंसी रखते और कबूल करते कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि अभी भाई एलपीजी की सप्लाई बिल्कुल बाधित नहीं है, ये आप कह रहे हैं ना, आप सड़क पे उतर के देख लीजिए, लोगों से मिलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में क्या इतनी मतलब इतना ऑडेसिटी तो होना चाहिए ना, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि साहब के नहीं प्रॉब्लम है और रिकॉग्नाइज करिए प्रॉब्लम को। आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम है नहीं, सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम सवाल पूछा जा रहा है ना, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है पवन कि भाई प्रॉब्लम कैसे नहीं है। वो जो एलएनजी जिससे आप पूरी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने का दम भर रहे हैं, वो स्टोरेज हमारे पास है नहीं। 1 से 2 दिन का स्टोरेज है उसका हमारे पास मंगलौर में और विशाखापट्टनम में, वो हम बॉटलिंग प्लांट में बॉटल करके रख ही नहीं सकते। मैं एक बात और बताता हूं गरिमा, जो कोई यहाँ पे डिस्कस ने आप लोगों में से किया, अभी इस देखिएगा हम लोग लास्ट क्वार्टर में बैठे हैं ना, जीडीपी जब आधा % आपका धंस जाएगा अप्रैल में, तब आपको समझ में आएगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है, गैस नहीं मिल रहा है, गुजरात गैस ने सप्लाई रिड्यूस कर दिया है, मंगलौर रिफाइनरी ने कहा है कि साहब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो हालात सामान्य नहीं है ना। तो वाजपेयी जी की बात को मैं एंडोर्स करता हूं कि आने वाले समय में प्रॉब्लम अगर ऐसे ही चला, और मैं क्योंकि इसको कनेक्ट कर रही हूँ ईरान के मुख्तलिफ खड़े हो जाने से, तो विनय मिश्रा भाई ईरान के साथ जाकर अगर खड़े भी हो जाते और हम कह देते भाई 2003 में हमने कहा अमेरिका इराक में घुस गया, गलत किया, ये अमेरिका की धरती पर भारत ने कहा। उसके अलावा संसद में रेजोल्यूशन हमने पास किया, अगर हम ये इस दफा कर देते, आप कह रहे हैं कोई संकट नहीं आता, ये विपक्ष कह रहा है। देखिए गरिमा जी, एक बार हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो 1965 और 71 की बात करते हैं, उस समय ईरान में शासक शाह पहलवी जी थे। उसके बाद जब खेमनेई साहब आए, तब उन्होंने भारत की तरफ उनका रुख सॉफ्ट था और भारत को उन्होंने एनर्जी सेक्टर में और हर सेक्टर में मदद करनी शुरू की। ये तो जब से मोदी जी आए और इन्होंने जो डंका पीटा और इजराइल में जाके मेडल पहन लिया, उसके बाद ये
दिक्कत आनी शुरू हुई, क्योंकि भारत कभी भी किसी के पक्ष में नहीं खड़ा होता था, हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष और हमेशा अपने सेक्युलरिज्म की बात कर, हमेशा एक स्टैंड लिया। कि बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। अरे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है, यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान जी को यही नहीं पता कैबिनेट का क्या डिसीजन है। अभी तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन है, पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन है। मुझे लगता है हरदीपुरी जी को पूरी बात पता नहीं हुई। इस सरकार में जो हालात है, मुझे लगता नहीं किसी मंत्री को कुछ भी पता है, क्योंकि आपने खुद एग्जाम्पल दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट किया, उसको डिलीट कर दिया। तो आप सोचे इस सरकार में क्या कोऑर्डिनेशन है। आज ये अराजकता फैलाई जा रही है। आज जैसे कोविड में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, आज देखिए कोविड में क्या अफरा तफरी हुई थी, वही हालत। नहीं, विदेश नीति पर रहते हैं ना विनय मिश्रा। एक सेकेंड भाई, वाजपेयी कह रहे हैं बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, तो ऐसे वक्त में विदेश नीतियां बदलती हैं। हम एक वक्त पर नॉन अलाइन थे, अभी वो परिस्थितियां नहीं है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आपने 100 देशों का दौरा किया, विदेश नीति का विश्व गुरु का डंका पीटा, आप विश्व गुरु छोड़कर विश्व के चेला बन के रह गए, ट्रंप के पिछलग्गू बन के रह गए। एप्स्टीन फाइल के चक्कर में आप जो ऐसे पिछलग्गू बने ट्रंप के कि आपने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, रशिया जैसे दोस्त को आपने छोड़ दिया। बताइए, जो आपको ऑयल देता था, आज वो कह रहे हैं कि जो हम जो है प्रीमियम आपसे लेंगे। तो क्या करते भाई, ट्रंप 50% का टैरिफ लगाकर बैठ गए थे विनय मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप 50% का टैरिफ जड़कर बैठ गए थे। क्या करते, अमेरिका से बातचीत नहीं करते तो? देखिए गरिमा जी, जब समय था 56 इंच की छाती दिखाने का, तब वो 56 इंच की छाती कहाँ चली गई। मैं ये तो था, इन्होंने आज रोहन जी बोल रहे थे कि जो है वल्चर पॉलिटिक्स। अरे आप देखिए, मोदी जी ने डॉलर से लेकर पेट्रोल से लेकर, जब वहां पे मुंबई में हमला हुआ था, वहां जाके ये होटल के सामने खड़े हो गए थे। तो वल्चर पॉलिटिक्स हमेशा मोदी जी ने किया, आज ये अपने पॉलिटिक्स खुद ही फंस गए हैं। जितना इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सोशल मीडिया से थोड़ा आगे रहते हैं ना। एक सेकंड विनय मिश्रा भाई, सोशल मीडिया पर जो पॉपुलर होगा उसको छोड़ देते हैं। मैंने बड़ा साधारण सवाल पूछा, 50% का टैरिफ लाद दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर। क्या करते हैं अगर अमेरिका से बातचीत नहीं करते तो? मैं यही इस वक्त जरूरत थी कि अमेरिका जाकर खड़ा हुआ जाए। देखिए, यही मोदी जी कहते थे कि 100 करोड़ का देश है जी, हमें झुकने की जरूरत नहीं है जी, हमारे सम्मान की बात है जी। आज क्यों मोदी जी झुक गए? आज मोदी जी से सवाल किया जाए ना कि आज आपकी फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल हो गई, क्यों आपको ट्रंप के आगे झुकना पड़ा? इसका जवाब तो मोदी जी देंगे, लेकिन आज सरकार में कहीं है नहीं। बात बात पे छाती ठोकने वाले आज छुप के बैठे हुए हैं। आज ना पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सोर्सेस से खबर आती है कि जो है हरमुज खुल गया है, लंगड़े दिन कहते हैं कि नहीं खुला है। इनके अधिकारी जो है 5 दिन बाद छुप के जाके जो है वहां एम्बेसी में जाके बोलते हैं कि डिमाइस पे हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। क्यों आज खुल के सरकार क्यों नहीं बोल रही है? गरिमा जी, इनसे पूछे, सवाल पूछने समय इनसे है। आज सवाल पूछे समय विपक्ष से नहीं, सवाल पूछो सरकार से कि आज फॉरेन पॉलिसी जो आपने डंका पीटा विश्वगुरु का, आज वो विश्वगुरु कहाँ खड़ा है उसको बताइए। इनसे पूछे ये बात हो गई, आज विश्वगुरु डंका क्यों नहीं आज दुनिया को दिख रहा है? आज रोहन एक सेकेंड, अमेरिका के जितने भी बयान हैं वो दरअसल इस तरफ तो इशारा करते ही हैं कि ट्रंप कभी भी उठेंगे और कभी भी कुछ भी कह देंगे। भाई ट्रेड डील पर वो हमें डिक्टेट करते दिखाई दिए ना, और इसीलिए हम दबाव महसूस करते हैं कि हम ईरान के साथ नहीं खड़े हो पाए। ट्रेड डील पर बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की $100 बिलियन का व्यापार हमसे करोगे। ट्रेड डील पर ट्रंप बताएंगे कि अगर रशिया से तेल खरीदा तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम पेनल्टी लगाएंगे, 9 लोगों की कमेटी बैठाएंगे। अनम्यूट कीजिए। आपकी डिबेट में 7 बजे महसूस होता है, जनता को महसूस नहीं होता है। आपको जब डिबेट आपने की, जिस दिन स्टेटमेंट आया उस दिन मैं कागज आपके सामने लेके बैठा कि फरवरी में हमारा नंबर 1 जहां से हमने इंपोर्ट किया वो रशिया है। आप मुझे सोर्स पूछने लग गई, तो आप भी तो रिसर्च करके बैठिए ना। हम कौन से दबाव में हैं? आप मेरी 3 बार आपने मुझे पूछा कहां से सोर्स है, फिर से इसको दोहरा दीजिए, फिर से दोहराइए ना, क्या बता रहे हैं? हम एक सेकंड, हाँ मैं जानती हूँ रोहन, प्लीज इसको दोबारा दोहरा दीजिए ना, क्या बता रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ आपको। 5 तारीख को मेरी आपकी डिबेट हुई, आपने कहा देखिए ट्रंप हमको ये करेंगे, तब मैंने आपको आंकड़ा दिखाया कि हमने फरवरी में भी 20% से ज्यादा रशिया, और नंबर 1 हमारा सप्लायर रशिया है। एक सेकंड, ये आंकड़ा दरअसल रोहन गुप्ता गलत है। फिर आप बहस में जाएंगे। 44 महीनों का सबसे कम रशिया से ऑयल इंपोर्ट है भारत का जनवरी 2026 में 19%। और एक और बात बता देती हूँ, नहीं दिक्कत है, ये दिक्कत है, फैक्ट चेक करना पड़ेगा रोहन गुप्ता, फैक्ट चेक करना पड़ेगा। आवाज धीमी कीजिए रोहन गुप्ता की, नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी, और दर्शकों के साथ जिम्मेदारी से मुखातिब होती हूँ। और ये फैक्ट चेक है आपके आज के पॉइंट का। 44 महीनों का सबसे कम ऑयल इंपोर्ट रशिया से भारत ने किया जनवरी 2026 में। दूसरी चीज और बता देती हूँ, जनवरी के ही महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बाकायदा फर्रा जारी करके बताया कि हम रशिया से कोई तेल नहीं खरीद रहे हैं। और जिस क्रूड ऑयल की आप बात कर रहे हैं कि रशिया से भारत को इंपोर्ट हुआ है, वो दरअसल पुराना शिपमेंट है, वो नवंबर से पहले का शिपमेंट है। और गलत फैक्ट करते हुए और फिर लड़ाई करते हुए और फिर अपशब्द कहते हुए और फिर सोशल मीडिया पर उसका तराना बनाते हुए ये आप घूमिए, इसके लिए गरिमा सिंह बिल्कुल ना तो दिक्कत में आती है ना मुझे कोई आपत्ति है, करते रहिए। पवन, ये रोहन जो कह रहे हैं, भाई हमने तो रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है हमारा भारत का, छोटा सा इस पर मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूं गरिमा। मुझे एक तो हमारा अमेरिका का, देखिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून यहाँ पे वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर अमेरिका कह ही नहीं सकता। वो उस
उस ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं है। उसका जवाब जो हम रोहन कह रहे हैं भाई हमने तो रशिया से तेल खरीदना कभी बंद ही नहीं किया। जो आप इस पर थोड़ा सा clarity आपके फैक्ट्स पे मैं जाऊंगा। जो पहले सोर्स बताते रोहन जी, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। पेट्रोलियम मंत्रालय का अगर सोर्स बता दे, लगातार कम हुआ है, और जो कम हुआ है अभी तक उसमें से 20% भी अगर आप बोल रहे हैं, आपके और इन लोगों इनके फिगर में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, पर वो आप जनवरी की बात कर रही है, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या देखिए उसका सिंबॉलिक वैल्यू है, आप वॉल्यूम में नहीं जाइए, आप इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे समझिएगा, तब आपको डिप्लोमेसी भी समझ में आएगी और तब आपको जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स सब समझ में आ भाई जाएगा। हमने आधे बात से वॉल्यूम की नहीं, हमने कम कर दिया, आधे तक पहुंच गए ना जितना रशिया से खरीदते थे। पवन जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही और हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बाकायदा पर्रा जारी करके बताया सोशल मीडिया पर कि हम नहीं तेल खरीद रहे हैं रशिया से। बिल्कुल, आई कैन रिमेंबर वेरी वेल। तो ये जो हम अब छोटा सा बहुत छोटा सा रविंद्र सिंह शौरान, इस पर मैं छोटा सा मुझे रिमार्क चाहिए। ये दिक्कतें कि भाई ईरान के साथ नहीं खड़े, अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ये दिक्कतें आने वाले वक्त में हमें किस तरफ ले जा रही है, स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? गरिमा जी, जब तक सरकार क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं देगी तब तक कोई सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। और मैं इस बात से वाजपेयी जी के 100% सहमत हूं कि भैया जो प्रवक्ता आते हैं उनकी बात का भरोसा मत करो। ये बात से मैं सहमत हूं, इन्होंने सही बात बोली, क्योंकि सही बात है भाई, अगर हरदीप पुरी हाउस में जाके बोल रहे हैं तो सांसदों के सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है उनको? अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिना सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम आए वहां पर आके सुओ मोटो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो 4 सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है? देश को तो उन्हीं से जानकारी मिलेगी ना। अब प्रवक्ताओं का सोर्स, हमारा सोर्स एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इनकी बात में ये जो कह रहे हैं, उस दिन भी हमने यही बात बोली थी कि, और मैं आज वाजपेयी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, भैया प्रवक्ताओं की बात का भरोसा मत करो, सरकार पर दबाव बनाओ कि वो सच्चाई बोले।